दोस्तों, पिछले कई दिनों से हम एक नारा कंटिन्यूअसली सुन रहे थे, वोट चोर, गद्दी चोर। बिहार इलेक्शंस सामने हैं और बिहार इलेक्शंस के लिए जो प्रचार करने के लिए राहुल गांधी, कांग्रेस, आरजेडी, ये सारे जो लोग हैं, उन्होंने एक मूवमेंट चलाया, वोट चोर, गद्दी चोर के नारे के साथ। तो अगर देखा जाए इतिहास में झाँक कर देखते हैं तो वोट चोरी का मामला जो है, वो कहाँ से शुरू होता है? अगर आप पढ़ते होंगे या फिर आपको याद होगा, तो ये शुरू होता है उस टाइम से जब हमारे भारत की आज़ादी का आंदोलन शुरू था और लगभग हम आज़ादी के निकट जाकर पहुँचे थे और सभी लोग चर्चा कर रहे थे कि किसको पहला प्रधानमंत्री बनाया जाए। और फिर वोटिंग के लिए जो वो प्रक्रिया हुई, उसके बारे में हम सब जानते हुए भी आज मैं आपको विशेषतः बताना चाहूँगी कि कैसे ये वो चोरी ही थी, क्योंकि सरदार पटेल के नाम पर सभी ने सहमति जताई थी और नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने। तो इस मामले में जब मैं सोच रही थी, कुछ ढूँढ रही थी, तो मुझे कुछ आर्टिकल्स मिले जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। उसमें से ये आर्टिकल जो है, जो दर्शाता है कि पहली वोट चोरी कहाँ से शुरू हुई। तो ये घटना है अप्रैल 29, 1946 की, जब लास्ट डेट था नॉमिनेशन का फॉर द पोस्ट ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट एंड देयर बाय द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो जितनी भी कांग्रेस पार्टी की खुद की डॉक्यूमेंट्स है, उसमें बताया गया है कि डिस्पाइट गांधी जी हैव मेड हिज चॉइस नोन, उनकी चॉइस क्या थी? नेहरू जी थी। तो 15 प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो थी, उसमें से 12 कांग्रेस कमेटी ने सरदार पटेल को चुना था। बाकी के 3 एब्सटेंड रही फ्रॉम द नॉमिनेशन प्रोसेस। मतलब ये हुआ कि कोई भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने लेजिटिमेट बॉडी जो थी, उन्होंने नॉमिनेट नहीं किया था जवाहरलाल नेहरू को। तो जवाहरलाल नेहरू का नाम फिर किसने प्रपोज किया? हम सब जानते हैं, गांधी जी ने प्रपोज किया। तो सरदार पटेल को उन्होंने बोला कि आप और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनेंगे। तो दिस नो पीसीसी हैज पुट फॉरवर्ड योर नेम, ओनली अ फ्यू मेंबर्स ऑफ द वर्किंग कमिटी हैज। गांधी ने किसको कहा? नेहरू जी को। दिस रिमार्क ऑफ गांधी जी वॉज मेड बाय जवाहरलाल विथ कंप्लीट साइलेंस। ऑब्वियसली ये साइलेंस होंगे, क्योंकि किसी ने भी उनको नॉमिनेट नहीं किया था। वंस गांधी जी वॉज इन्फॉर्म दैट जवाहरलाल विल नॉट टेक सेकंड प्लेस, he asked पटेल टू विड्रॉ। सेकंड प्लेस जवाहरलाल नेहरू को नहीं देना चाहते थे गांधी जी, और इसीलिए सरदार पटेल को विड्रॉ करने के लिए कहा। राजेंद्र प्रसाद lamented that गांधी जी had once again sacrificed his trusted lieutenant for the sake of the glamorous Nehru, and further feared that Nehru would follow the British ways। तो ये मामला था, और वहां से हम कह सकते हैं कि वोट चोर या फिर वोट चोरी शुरू हुई, क्योंकि नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनना था। तो उसी पार्टी के लोग और उसी पार्टी के राजपुत्र जो है, आज दूसरों के ऊपर आरोप है कि वोट चोरी हो रही है और नारा दे रहे हैं, वोट चोर, गद्दी चोर। तो आप भी सोचिए। नमस्कार, सभी का स्वागत है हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। हम सब जान चुके हैं कि वोट चोरी, फिर मतदार अधिकार यात्रा जो बिहार में चल रही थी, वो अभी फिलहाल समाप्त हो गई है। लेकिन इसके पहले जो भी कांग्रेस के नेता है या फिर आरजेडी के नेता है, ये पूरे बिहार में प्रचार कर रहे थे कि वोट चोरी कर रहे हैं, और एक नारा लगाया गया फिर से, वोट चोर गद्दी छोड़। तो इस तरह से जो आरोप ये लोग लगा रहे हैं, वो बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस की राहुल गांधी ने और बताया कि ये सबूत है।
तो सर्वसामान्य जो लोग हैं, उनके मन में काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं। तो इस डाउट्स को या फिर जो भी है एक प्रोपेगेंडा नैरेटिव चला जा रहा है, वो कितना सच या कितना झूठ है, इसके लिए ही चर्चा करने के लिए हमने आमंत्रित किया है। हमारे विशेष मेहमान जो एडवोकेट है पंकज जोशी जी, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट है और वो मथुरा से हमारे साथ ज्वाइन हुए। सर, आपका स्वागत है फिर से एक बार हमारे चैनल में। जी जी, नमस्कार। नमस्कार सर। ये वोट चोरी जो है, अ, वो क्या है सर? नैरेटिव है, प्रोपेगेंडा है? अ, अगर विपक्षी जो भी राजनीतिक दल हैं वो इस तरह की चर्चा मीडिया में बार बार ला रहे हैं कि वोट चोरी हुई है, और उसमें खास करके राजनीतिक रैलियों में इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो ये एक राजनीतिक चर्चा का ही विषय है, और सच्चाई तो इससे बहुत कोसों दूर है। और हमारे जो मुख्य विपक्षी दल है उसके विपक्षी जो नेता हैं, जो कि बार-बार अपनी वोट अधिकार यात्रा जो उन्होंने बिहार में निकाली है, उसके तहत वो इस बात को कहते हैं कि वोट चोरी हो रही है, और उसमें अन्य विपक्षी दलों द्वारा भी इस समय वर्तमान सरकार पर ये आरोप लगा रहे हैं कि इस तरह की वोट चोरी जैसी चीज़ें हो रही हैं। हम्म। सर, एक्चुअली बिहार में जो एसआईआर हुआ, वो एक लीगल प्रोसेस ही थी, फिर भी उसका विरोध हुआ। देखिए, एफआईआर जो है, ये तो लीगल प्रोसेस है ही है। एसआईआर तो जो स्पेशल इंटेंसिव जो ये जो है, ये तो ये लगभग होता ही रहता है। ये तो पहली बार कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है। लगभग 20 साल पहले भी हुआ, और उससे पहले भी चुनाव आयोग जब जब उसे जरूरत महसूस होती है तो वो करता रहता है। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा चुनाव आयोग के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनके द्वारा ये बताया गया था कि ये हम लगभग 10 बार पहले कर चुके हैं, और इस बार भी हम कर रहे हैं। इस बार इन्होंने ये बिहार से शुरुआत की है, आगे वो और भी राज्यों में करेंगे। तो ये एक विधिक प्रक्रिया, क्योंकि चुनाव आयोग अपने आप में एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है, जो कि ऑलरेडी संविधान का एक भाग है, एक पार्ट है। संविधान का जो इलेक्शन वाला जो चैप्टर है, अगर हम उसको देखें तो वो उसके अंतर्गत आता है। तो ये एक संवैधानिक निकाय है। इसमें इसमें ऐसी कोई कि एसआईआर कोई पहली बार हो रहा है, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। यस सर। सर, जैसे आपने बताया कि एक संविधानिक संस्था है हमारी, इंडिपेंडेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है। इसके बावजूद जो विपक्ष के नेता हैं उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। एक तरफ ये बोलते हैं कि संविधान बचाओ और दूसरी तरफ इस तरह की संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर डाउट लेना कितना उचित है सर? नहीं, देखिए, अब किसी के डाउट करना, अगर कोई नेगेटिव ही हर समय अपने दिमाग को नकारात्मक दिशा में ही लेके जाएगा, तो उसका तो किसी पर कोई हल है नहीं। वो तो फिर मानसिक चिकित्सक ही उनका इलाज कर सकते हैं। जहाँ तक प्रक्रिया की बात है, या लेजिटिमेट क्या वैधानिक प्रक्रिया है, एक कानून का छात्र होने के नाते मैं तो वर्तमान जो संस्था है, अगर उसके उसके ऊपर अगर हम चर्चा करें, तो जहाँ तक ये निर्वाचन आयोग जो है, ये संविधान के ही भाग 15 में दिया हुआ है। और अगर अनुच्छेद 324 से लेके और अनुच्छेद 329 तक इसकी सारी, चाहे पात्रता हो, शक्तियां हो, इसके इसके अंतर्गत जो भी हैं, तो वो इसके अंतर्गत आती हैं। और जहाँ तक स्थापना की बात है, तो ये 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, और 1952 से ये रेगुलर काम कर रहा है। हमारे देश के चाहे लोकसभा चुनाव हों, राज्यसभा चुनाव हों, विधानसभा के चुनाव हों, राष्ट्रपति के चुनाव हों और उपराष्ट्रपति के चुनाव हों, इन सभी को ये पूरी तरह से चाहे चुनाव का कोई निदेशन हो, अधीक्षण हो, उसके अंतर्गत किसी भी तरह की जो प्रक्रिया है उनको ये पालन कर रहा है। और जहाँ तक पिछले समय से और अभी तक जैसे कि हम देख पा रहे हैं, जो भी राजनीति का चाहे अपराधीकरण हो, नामावलियों का कंप्यूटरीकरण हो, या एक आदर्श आचार संहिता जिसके तहत एक आम जनमानस में ये लगे कि हमारा देश का जो सिस्टम है एक निर्वाचन का, वो एक
फुल प्रूफ तरीके से काम कर रहा है। तो ये निर्वाचन आयोग भली भांति काम कर रहा है। जहाँ तक हमारे निर्वाचन आयोग की क्रेडिबिलिटी का सवाल है, तो जब पूरे विश्व में जो एक डेमोक्रेटिक और इस तरह की संस्थाएं जो हैं, जो जो स्वीडन स्टॉकहोम में इनका जो अंतर्राष्ट्रीय एक संस्था भी है, उसका भी ये संस्थापक सदस्य भारत है। और इस तरह से किसी भी तरह से मैं देखता हूँ कि हमारे निर्वाचन आयोग की स्वयं की अपनी एक आदर्श रूप में एक स्थिति है, जिसपे अभी तक निर्वाचन आयोग ने कहा भी है कि अगर किसी को शिकायत है तो वो एफिडेविट देके शिकायत कर सकते हैं, और उसकी एक तय प्रक्रिया होती है, उसको वो फॉलो अप करें। यस। सो ये तो बात हमारे जो इलेक्शन चीफ है, कमिश्नर है, उन्होंने भी कही थी कि आप एफिडेविट दो, मतलब जो विपक्ष के नेता है, तो वो तो एफिडेविट देने के लिए तैयार नहीं है सर, इसका क्या कारण हो सकता है? नहीं, देखिए, जहाँ तक एफिडेविट की ये जो बात रहती है, जैसे वर्तमान में हमारे जो सीईसी जो हैं, ज्ञानेश कुमार जी हैं, और ये 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इनके अलावा दो और चुनाव आयुक्त हैं इस समय, सुखवीर सिंह सिंधु हैं, डॉक्टर विवेक जोशी हैं। तो तीनों, और इनके अलावा इनका स्टाफ भी है, लगभग 500 से अधिक कर्मचारी जो हैं वहाँ काम कर रहे हैं। और जो एफिडेविट की बात आ रही है, तो उसमें ऐसा होता है कि निर्वाचन आयोग के जो दोनों जो काम होते हैं, खास करके मतदाता सूची तैयार करना, एक तो वोटर लिस्ट है उसको तैयार करना, और दूसरा काम होता है मतदान कराना। ये दोनों चीजें एक डिफरेंट डिफरेंट कानून के तहत, नियम के तहत आती हैं। लोक प्रतिनिधित्व कानून 1950 के तहत मतदाता सूची जो इलेक्टोरल रोल है वो तैयार होती है। और जहां तक जब जब जो वोटिंग लिस्ट जब बनने के बाद, उसके बाद जब जब मतदान होता है, तो वो लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत उसका उसका फिर नियमावली है वो चलती है। तो ये जब अगर कोई व्यक्ति उस क्षेत्र का, विधानसभा का या उस स्थान का, अगर वो निर्वाचक मंडल में नहीं है, तो फिर उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो वहां पर अपना एफिडेविट देकर वहां पर अपनी शिकायत दर्ज कराए। और ये तो इसके तहत वो सबूत दें अपने। अगर और प्रत्याशी चुनने के 45 दिन के अंदर वो हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। तो अगर उस समय के दौरान नहीं की जा रही हैं, और बाद में आप किसी रैली में कुछ भी कह दे रहे हैं, और आप प्रक्रिया का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है, तो ये तो सिर्फ एक तरह से एक राजनीतिक शगुफाबाजी को कहा जा सकता है। इसके अलावा तो मेरा इससे ज्यादा तो कोई मानना है नहीं। ये यस। है, क्योंकि हम तो केवल जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं उन्हीं पर चर्चा कर सकते हैं। यस। सर, क्या ये हम समझ सकते हैं सर कि जैसे कि पहले तो जब बैलेट पेपर पे वोटिंग होता था, तो तब बात करते थे, इनके ही पिताश्री जो है राजीव गांधी जी, उन्होंने कहा था कि बैलेट पेपर पे अभी नहीं होना चाहिए, अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा होना चाहिए, और आज उनके ही सुपुत्र जो है वो फिर से बैलेट पेपर की मांग कर रहे हैं। तो सर कहीं ना कहीं ये सत्ता जो है पाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इस प्रकार से लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं? अ, देखिए, जो समय के साथ साथ हम सभी को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी ने अगर कंप्यूटर के द्वारा तकनीकी को लाके भारत में अगर स्थापित किया है, और उसके बाद आगे वर्तमान समय में जो निर्वाचन आयोग है उसने भी इस प्रक्रिया को अपना लिया है, क्योंकि वो स्वयं अपने आप में इन सभी चीज़ों का कंप्यूटरीकरण कर रहे हैं। वर्ष 2003 के बाद में निर्वाचन आयोग इस प्रक्रिया को पूरी तरह से इंटेंसिवली रूप से कर रहा है। हर साल इसमें वो करते भी हैं कि कहीं नियमावलियों में किसी तरह का सुधार, कहीं कोई कोई छूट रहा हो, किसी का नाम छूट रहा हो, कोई गलत जुड़ गया हो, किसी के विवरण में कोई 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 गलती हो, क्योंकि फॉर्म 6 जो रहता है निर्वाचन, तो अगर किसी का नाम छूट गया है तो फॉर्म 6 कर सकता है, किसी का नाम गलत जुड़ रहा है फॉर्म 7 अप्लाई कर सकता है, कोई विवरण गलत है, आपका फोटो गलत है, उसमें कोई डिटेल गलत है, एड्रेस गलत है, तो आप फॉर्म 8 के तहत आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये सभी चीजें आज कंप्यूटर के तकनीकी के माध्यम से इतनी अच्छी हो रही हैं। और वो जो मतदाता सूची होती है उसको वो ऑनलाइन भी डालते हैं। आप वेबसाइटों पे भी उसको आराम से पढ़ा जा सकता है।
और सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा कि आप उसे जिले वाइज ये मतदाता सूची है वो रहेगी, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लगभग पिछले मतलब 2 महीने के अंतर्गत ही उसको उन्होंने जिलेवार भी उसको बनाने का काम चालू किया। तो और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में ही कहा था इस बात को कि आप रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं होगी, रीडेबल मशीन वाली, क्योंकि ये वोटर प्राइवेसी का सवाल था। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ही पालन निर्वाचन आयोग कर रहा है, क्योंकि कई बार इनके विपक्षी दलों द्वारा ये कहा जा रहा है कि वो आप उसको रीड नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि एआई और डीप फेक का तकनीकियों का भी आज के समय में ये सवाल उठता है कि कहीं उससे कोई इफेक्टेड ना हो जाए, तो इस वजह से माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायालयों का ही आदेश का वो पालन कर रहे हैं। और निर्वाचन आयोग अपने आप में इतनी स्वतंत्र एक निष्पक्ष एजेंसी है जिनके सदस्यों को खुद राष्ट्रपति जी उनकी नियुक्ति करते हैं, और उनकी पावर और उनके सभी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर उनकी उनके सभी सेवा और उनकी शर्तें और अदर सारी चीजें उनके पास पावर्स हैं। तो जिनको हटाना भी इस तरह से नहीं है, वो भी एक संसद की एक प्रक्रिया होती है, उसके माध्यम से है। तो अगर केवल आरोप लगाना, ये तो अपने आप में एक अलग बात है, लेकिन जहां तक हम क्योंकि प्रक्रिया जो है इसकी निष्पक्षता हो, तो वो तो हमें इस समय सिस्टम में नजर आती है। यस। सर, जैसे बताया आपने कि निष्पक्ष रहता है हमेशा कोई भी संवैधानिक संस्था जो है वो। सर, जब ये आरोप लग रहे हैं, तो सर अभी तक कोई भी ऐसा पीआईएल बोलो या फिर एफआईआर बोलो, ये रजिस्टर हुआ नहीं है, जहाँ तक मैं पढ़ती हूँ या पढ़ने में नहीं आया है। क्योंकि नॉर्मली जब भी राहुल गांधी कुछ बोलते हैं इस तरह के मामलों में या फिर आरोप लगाते हैं, तो कुछ ना कुछ तो होता है सर, कोई एफआईआर दर्ज होती है या पीआईएल दर्ज होती है। तो सर इतना सच होने के बावजूद अभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ? देखिए, चुनाव आयोग का स्पष्ट नारा है कि हर पात्र व्यक्ति को हम मतदाता सूची से जोड़ें और भारत के लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उससे अटैच करें, और कोई भी जो अपात्र व्यक्ति है उसको हटाएं। और इसके तहत ये अपनी जो प्रक्रिया है उसको फॉलो अप करते हैं। उसमें अ, जो भी हर साल मतदाता सूची की जो छटाई होती है उसको करते हैं। अगर कहीं उन्हें लगता है कि ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना स्थान छोड़ चुके हैं, तो और उनकी इस तरह से लग रहा है, तो वो इन्यूमरेशन फॉर्म को भी देकर, जिसमें कि हर परिवार के एक-एक व्यक्ति की डिटेल की कौन कहाँ है, अभी चला गया है, तो इस सभी को भी वो करते हैं। तो और जहाँ तक ये निष्पक्षता तो इसमें इसलिए रहती है, क्योंकि अब जैसे अगर हम बिहार की चर्चा करें, तो बिहार में लगभग 7 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं, जिसमें 7 करोड़ जो डेटा में जो बताया गया है, लगभग 7 करोड़ 89 लाख लोगों को इस बार इन्यूमरेशन फॉर्म बांटे गए थे आयोग के जो भी बीएलओ ऑफिसर हैं उनके द्वारा। और उन बीएलओ में अगर हम देखते हैं तो लगभग 1 करोड़ कर्मचारी रहते हैं, और वहां पर जब हम उस प्रक्रिया को जैसे हम देखते हैं, तो बीएलओ के अलावा उसमें बीएलए जो अलग अलग राजनीतिक दलों के जो बूथ लेवल जो एजेंट रहते हैं, वो भी उस प्रक्रिया का हिस्सा रहते हैं। तो बूथ लेवल एजेंट खुद अपने आप में 10 लाख से अधिक हैं। और जब हम वोटों के समय पे जब वोट मतदान होता है, तो उस समय लगभग 20 लाख से अधिक प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट होते हैं। तो जहां इतनी संख्या में आप मतलब जो कि खुद निर्वाचन आयोग और उनके और राज्य मशीनरी से ज्यादा तो आप लोगों का ही जो राजनीतिक दल हैं और उनके सपोर्टर हैं, क्योंकि हर जिले का जिलाध्यक्ष है वो अपनी तरफ से सभी राजनीतिक दलों के जो जिलाध्यक्ष हैं वो अपने बूथ जो एजेंट होते हैं उनको देते हैं। तो इस मशीनरी को में पूरा उनका सभी का सहयोग रहता है, वो हस्ताक्षरित भी करते हैं, और हम्म। उसके बाद ये मतदाता सूची प्रकाशित होती है। तो अब इसमें कोई केवल आरोप लगाना, तो ये तो अपने आप में एक अलग बात है, क्योंकि इतने लोगों के बीच में से होके निकलना और उसके बाद ये तो अपने आप में पूरे विश्व में एक स्थापित एक संस्था है जो कि इतने सकुशल रूप से चुनाव करा रही है। यस।
सर ये बात तो सर बिल्कुल हमको मानना पड़ेगा कि इतना बड़ा हमारा देश है और अ, हमारे देश की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, वोटिंग प्रक्रिया, वो सभी देशों ने माना सर कि हम कितना अच्छे से इलेक्शंस करवाते हैं। इसके बावजूद सर ये आरोप ये लगा रहे हैं। सर पहले तो ईवीएम मशीन पे था कि हैक हो जाती है, अभी इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर आरोप लग रहे। तो सर क्या ये आपको लगता है सर एक तरह से षड्यंत्र है रेजिम चेंज करने के लिए? नहीं देखिए, विपक्षी लोग इस तरह की चर्चाएं करते हैं कि वर्तमान जो सरकार है वो उचित काम नहीं कर रही है, लेकिन आम जनमानस है, जो जनता है, वो भारत के लोकतंत्र में जो भरोसा रखती है वो अपने आप में प्रशंसनीय है। और जहाँ तक हम अ, कोई नुक्कड़ पे कहीं पर बैठ के किसी एक दूसरे के बारे में बुराई करना हो, वो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर कोई प्रक्रिया हो रही है तो हम उस पर चर्चा तो बिल्कुल करेंगे कि उसमें कहीं खामी है तो किस जगह पे खामी है। क्योंकि जब विपक्षी दलों द्वारा, जब जो कि अपने आप में जो मुख्य विपक्षी नेता बनते हैं, जब उनके द्वारा ये कहा, मैं तो पोस्टर चिपकाने से मैंने अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया है, और इस हुँ, तरह से कह के वो एक भावुक अपील करते हैं, और उसके बाद में वो चुनाव आयोग तक को सीधा लपेट लेते हैं कि चुनाव आयोग ही काम नहीं कर रहा है। अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए किसी संवैधानिक संस्था को ब्लेम कर देना, ये तो अपने आप में लोकतंत्र की नहीं, ये तो खुद एक ऐसी मतलब क्रूर, और जो बोलते हैं कि एक फांसीवादी विचारधारा, या जो संविधान में अपनी भावना नहीं रखती हो, ये तो इस तरह की विचारधारा को कहा जाना चाहिए। और ये कहते हैं कि इन्होंने फेक वोटर्स बना दिए, फेक वोटर्स के लिए अभी कर्नाटक में गए तो कहा कि कर्नाटक में 40,000 से ज्यादा मतदाता, इन्होंने किसी एक क्षेत्र के बारे में कहा यस, कि वहाँ है, और ये सीसीटीवी फुटेज भी नहीं देते हैं, और घरों का भी कोई नंबर नहीं है। तो उस पर भी चुनाव आयोग द्वारा ये स्पष्टीकरण आया हुआ था कि जो हाउस नंबर 0 है, वो इस तरह के लोग हैं जिनको कि लोकल पंचायती संस्थाएं जो हैं, चाहे ग्राम पंचायतें हों, चाहे नगर निकाय हों, जिनके पास घर नहीं है और वो उनको किसी भी रूप में कोई एक घर का नंबर नहीं दे सकते हैं, तो वो क्योंकि कंप्यूटर में उस समय दर्ज कराने के लिए, तो वो हाउस नंबर 0 उन्हें दे देते हैं। तो अब आप केवल उन्हें, और कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, उन सभी चुनाव आयोग ने भी उल्टा वापस इनसे कहा कि अगर आपके पास ऐसा कोई सबूत है जहाँ पर फेक वोटर्स हैं, या इस तरह, या वो 2 बार 3 बार इस तरह से मतदान कर रहे हैं, तो आप हमें बताएं कि कहाँ पर इस तरह की हो रही है, तो हम उसमें सुधार कहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए, अगर कहीं कुछ दिक्कत भी आ रही है तो बात तो सुधार की जाएगी ना, केवल आरोप लगाने से क्या होता है कि कहाँ पर कमी है, तो आपको बताना तो पड़ेगा कि क्या उसमें किस तरह के ऐसे दस्तावेज हैं, कहीं की कोई शिकायत हुई है। और जो रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल जो नियमावली है, अगर उसकी धारा जो 20 है, धारा 20 सब क्लोज 3 और सब क्लोज बी के तहत आप विटनेस के तौर पर ही एक शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और अगर आप शिकायत से भाग रहे हैं और केवल ये कह देना कि मीडिया में आके कि मेरी तो बात ही सब कुछ है, तो बातों से तो देखिए, बातों से तो काम चलेगा नहीं ये, क्योंकि प्रक्रिया को तो आपको फॉलो अप करना ही पड़ता है। भारत एक संवैधानिक देश है, तो यहाँ पर आप इन संस्थाओं की जो कार्यशैली है उसी पे उंगली उठा देंगे, और उसका उसका पार्टी उसमें हिस्सा ना लेकर और दूर भागेंगे, केवल आरोप लगाएंगे, तो ये तो अ, अ, मैं तो एक कानून के छात्र होने के नाते उचित नहीं मानता हूँ। यस। सर कंक्लूडिंग में सर मेरा एक आखिरी सवाल आपके लिए ये है। सर ये एसआईआर जो प्रक्रिया है, ये अभी जो इलेक्शंस आएँगे लोकसभा के, उसके पहले पूरे देश में होगी सर? और उसके क्या फ़ायदे होंगे सर? देखिए, एसआईआर जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो होता है, इसकी शुरुआत अभी बिहार से हो रही है।
हुँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त ने ये कहा है कि आगे हम, क्योंकि जब उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा हम इसे बंगाल में भी शुरू करेंगे और अदर राज्यों में भी शुरू करेंगे। ठीक है। और अगर कहीं कोई ऐसे नाम हैं जो कहीं मान के चलो मृत रह गए हैं और बीएलओ उनको जांच नहीं कर पाया है, क्योंकि कई बार इस तरह की जो विशेष चीजें हैं, तो अगर उसमें बीएलओ की कोई कमी है या राजनीतिक दलों के जो बूथ लेवल पे जो एजेंट रहते हैं उनके माध्यम से कहीं कोई मतदाता सूची में फिर भी कहीं कोई ऐसी है, तो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा। और उसमें एक एक व्यक्ति को वो फॉर्म देकर उनकी कि वो कहाँ पर हैं और इस समय वो मतदान कहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि वो हर व्यक्ति के द्वारा, एक ही व्यक्ति के द्वारा वो किया जाता है। अब जैसे बिहार में अभी 7 करोड़ 89 लाख लोगों को जब इन बीएलओ ने बांटे जो 90,000 से ज्यादा हैं, तो उसमें 7 करोड़ 24 लाख वो वापस भी आ चुके हैं। और अभी उसमें 30 सितंबर तक क्योंकि जो है फॉरम की तो हो चुकी है प्रक्रिया, अब आगे अगर कोई स्पष्टीकरण भी मांगा जाएगा तो उसमें 30 सितंबर तक की उसमें डेट भी दी है कि उसके बाद अगर कहीं कोई कुछ लगता है तो वो एक प्रक्रिया है, तो उसको उसको पालन किया जा सकता है। और इन इन्यूमरेशन फॉरम के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि जो एक आदर्श एक मतदाता सूची है वो तैयार होती है। और जहां तक वर्तमान सरकार की बात करें तो जब लोक प्रतिनिधित्व कानून जो कि मतदान 1951 का कानून है, तो 2021 में उन्होंने चुनाव कानून का संशोधन विधेयक की धारा 23 में संशोधन करने के लिए कार्य को जोड़ा, जिससे कि आधार से अटैच करके उस मतदाता सूची को भी उसका पालन किया जाएगा। तो आगे जिसमें कि ऑलरेडी ये चीजें हैं, बहुत बार कही जाती है कि हम कैसे एक सूचियों को अलग अलग तैयार करेंगे, तो वो बायोमेट्रिक से भी जब अटैच हो जाएगा तो वो चीजें और एक निष्पक्षता के रूप में आएंगी। और उसमें कहीं मुझे तो हमारे किसी भी बीएलओ कर्मचारी जो कि विशेष 1,000 से भी कम मतदाता जहाँ पर रहते हैं, लगभग 200 घरों के ऊपर एक बीएलओ कर्मचारी को रखा जाता है, तो मैं तो अगर कहीं कोई सुधार हो सकता है, सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है। बीएलओ से ऊपर सुपरवाइजर रहते हैं, उसके बाद एसडीएम रहते हैं, डीएम रहते हैं, और फिर हमारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भी राज्य में रहते हैं। तो निर्वाचन आयोग राज्य की पूरी मशीनरी का उपयोग अपनी शक्तियों के माध्यम से करता है। अगर किसी प्रत्याशी का खर्चा भी हो रहा है तो वो उस खर्चे पर भी नजर रखता है। तो ये सारी चीजें इस तरह से होती हैं कि उसमें अपने आप में एक बड़ी एक इंटेंसिव प्रक्रिया है, और भारत का जो इसमें जो चुनाव है वो बहुत अच्छे से आगे इस प्रक्रिया में चल रहा है। और जहाँ तक यस, ये इंटेंसिव ये जो शुरुआत है अभी बिहार से हुई है और आगे फिर सभी राज्यों में होगी ही। यस। सर क्या इसकी वजह से सर जो इल्लीगली सपोज़ वोटर कार्ड जिनके पास है अ, वो इस प्रोसेस से बाहर निकल जाएँगे? जो माइग्रेंट्स है पर्टिकुलरली बांग्लादेश से आए हुए या फिर म्यांमार से आए हुए, ऐसे काफ़ी सारे लोग होंगे? देखिए, ये एक सवाल उठता है कि भारत के निर्वाचन में ऐसे लोग कौन हिस्सा ले सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि भारत के निर्वाचन में जो भारत का व्यक्ति है, जो कि मतदाता सूची में है, वही हिस्सा ले सकता है। किसी ने गलत तरीके से इस तरह से बना दिया है एफिडेविट देकर या किसी अन्य कागज के माध्यम से, तो वो तो अपने आप में एक कानूनी अपराध है। ठीक है, यस, उसकी तो एक लीगल प्रक्रिया है, उसमें तो बकायदा एफआईआर दर्ज होगी और आगे चीजें जो हैं वो उस रूप में चलेंगी। और मैं नहीं मानता कि किसी अन्य देश का कोई व्यक्ति है वो भारत में इस तरह से मतदाता सूची से उसका नाम जोड़ सकता है। और अगर कहीं कोई ऐसा नाम कोई आता है जानकारी में, तो शिकायत देकर उस नाम को उससे मतदाता सूची से उसे हटवाया भी जा सकता है। यस। तो सर आपने ये बहुत क्लियरली बताया क्योंकि सर हम सबको या फिर सर्वसामान्य जो लोग हैं ना उनको ये पता नहीं
इतनी जानकारी नहीं होती है कि क्या एक्चुअली लीगल प्रोसेस होती है, एसआईआर क्या होता है। तो आपने अच्छी तरह से समझाया, जो बहुत ज़रूरी है सर। काफ़ी सारा जो है ना बिल्कुल पढ़ के हम उसको मान लेते हैं, तो उसी तरह से ये बात को क्लियर किया आपने कि इट इज़ अ लीगल प्रोसेस, और जो वोट चोरी का नैरेटिव फैलाया गया है या फैला रहे हैं, वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि एक इसमें सही। देखिए, मतदाता सूची में हम कहीं भी ये नहीं कह सकते कि कोई दूसरे देश का व्यक्ति आके एकदम से शामिल हो जाएगा। हाँ, भारत में इस समय जो मतदाता सूची में जो नाम रहता है, उसमें केवल भारत की उसके पास वैलिड नागरिकता हो, पहली चीज़ तो ये रहती है। और उसकी आयु 18 वर्ष उसने कंप्लीट कर ली हो, ये उसकी उसके उसके लिए दूसरा एक पहलू है। और जिस बूथ के आसपास वो रह रहा है, जहाँ पर, तो ये देखा जाता है कि वो वहाँ पर ही उसका वो मतदान हो। विपक्षी दल एक बात और विशेष रूप से कहते हैं कि अंतिम घंटों में मतदान पर प्रतिशत बढ़ जाता है और ये मशीनरी का उपयोग करते हुए, जबकि जो निर्वाचन आयोग ने जो कहा है, उन्होंने अपने आंकड़ों के माध्यम से भी ये बताया है कि हर घंटे में लगभग 10% मतदान होता है और अंतिम जो 1 घंटा जो होता है उसमें मतदान 10% से भी कम होता है। तो ये आरोप लगा देना कि लास्ट में कर्मचारियों से मिलके कुछ मिली भगत करके और इस तरह से कुछ किया जा सकता है, ये भी बिल्कुल निराधार बात है। और तो अब आगे और उन सभी की वीडियोग्राफी भी होती है। लास्ट में हर राजनीतिक दल के जो जो वहाँ पर बूथ पर जो एजेंट होते हैं वो उसको हस्ताक्षरित करते हैं। ठीक है, बीएलओ जो होते हैं वो भी हस्ताक्षरित करते हैं। लास्ट में उस वीडियोग्राफी करने के बाद वो मशीनें सारी केंद्रीय एजेंसी, केंद्रीय सुरक्षा बल के जो एजेंसी जो रहती हैं उनके माध्यम से वो सील होके फिर वहां से जाती हैं। फिर गार्ड सुरक्षा करते हैं। गार्ड के अलावा सभी राजनीतिक दलों के जिन्होंने भी चुनाव में हिस्सा लिया है, उनके जो पोलिंग एजेंट रहते हैं वो भी जहां पर मशीनें रखी जाती हैं वहां भी वो उसको देखते रहते हैं। तो यस। ये कह के आरोप लगा देना कि निर्वाचन आयोग ने कुछ कर दिया, निर्वाचन आयोग तो अपने आप में कोई इस तरह से कोई उसको उनको तो सीधे इस तरह से कोई अधिकार ही नहीं है कि वो हर वहां पर जाके कुछ कर सकें। और सभी के बीच में ये सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं, इतनी निष्पक्षता से हो रही हैं। तो इसमें मैं तो केवल आरोप लगाने को केवल आरोप लगाने तक समझता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यस सर। सर थैंक यू वेरी मच सर, आप इतना बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल कर आज फिर से हमारे साथ जुड़े। और दर्शकों को हम ये कहना चाहेंगे कि हमेशा कुछ ना कुछ एक नैरेटिव लेकर आते हैं विपक्ष वाले, और फिर सुप्रीम कोर्ट से बाद में उनको माफ़ी भी मांगनी पड़ती है। ये बात भी उतनी सही है, हमने देखा 2-3 मामलों में पिछले कई सालों में। तो सर वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, और सभी दर्शकों को हम कहेंगे कि आज का वीडियो ज़रूर देखिए, क्या प्रोसेस है, कैसे इलेक्शन कमीशन काम करता है, ये सर ने बहुत अच्छे से समझाया। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू सर वंस अगेन। जी, आपका धन्यवाद। यस।